गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डेट है 8 अक्टूबर। तो आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 21 डेज़ का चैलेंज जो हम डेली फॉलो कर रहे हैं। हमको मिनिमम ये 5 टास्क डेली फॉलो करना है, मिनिमम 5 टास्क। ओके, कब तक? 21 दिन तक। ओके, 21 डेज तक फॉलो करना है रेगुलर। हमें क्या करना है, ये 5 टास्क फॉलो करना है और ख़ुद को स्वयं से ही ईमानदारी से नंबर देना है टोटल 5 में से। यदि आपको 1 नंबर मिलता है या फिर 5 नंबर मिलता है, जो भी नंबर आपको मिलता हो आप कमेंट करके बताइए हमें। ओके, क्योंकि इसको फॉलो करने में बस 1% लोग सफल होते हैं, तो हमें उस 1% में आना है। कमेंट करने से ये होगा कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि हमने आज वहाँ पे 1 नंबर कमेंट किया है और हमको अपना नंबर सुधार करना है, हमको 5 नंबर पाना है डेली। ओके, मिनिमम 21 डेज़ तक अगर ये आप फॉलो करोगे तो फिर आपकी रूटीन बन जाएगी अच्छी सी, जो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत मदद करेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का कोटेशन क्या है जो हम डेली देखते हैं। एक कोटेशन जो हमको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। तो आज का कोटेशन क्या है? हारते तुम नहीं हो, हारती तुम्हारी सोच है। सोच बदलो, भविष्य भी बदलने लगेगा। यहाँ पे बात हो रही है, सब कुछ सोच की बात हो रही है, यानी कि आपका माइंड सेट कैसा है। माइंड सेट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप किसी की भी तैयारी में लगे हो या फिर किसी भी फील्ड में आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपका माइंडसेट कैसा है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव चीज़ों से भरे हुए हो तो फिर नो डाउट आपका काम अच्छा ही होने वाला है। बट वहीं अगर आपके मन में डाउट रहेगा, आपके ऊपर खुद पे सेल्फ बिलीव नहीं होगा, तो फिर समझ जाओ कि वो काम नहीं होने वाला है। तो इसीलिए जो ये सोच होता है, जो माइंडसेट होता है, वो किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो। ठीक है, तो अपने पे विश्वास रखिए, माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखिए और जो भी काम आप करना चाहते हो बिल्कुल मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर के वो काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी है माइंड सेट। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न आज का है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? तो बताना है कि किस राज्य सरकार ने शुरू किया है निजुत मोइना योजना। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो किसने शुरू किया है दोस्तों? हाल ही में असम ने। किसने? असम ने शुरू किया है। ये योजना क्या है दोस्तों? ये एक तरह से वजीफ़ा है। वजीफ़ा मतलब जो कैश दिया जाता है। यहाँ पे बात हो रही है छात्राओं के लिए, यानी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो लड़की इंटर में होगी, यानी कि 12th में, तो उसको कितना मिलेगा? हर महीने 1000 रुपये मिलेगा। और जो लड़की डिग्री ले रही होगी, डिग्री यानी कि या तो वो बीए कर रही हो, बीएससी कर रही हो, बीकॉम कर रही हो, कुछ भी मतलब डिग्री ले रही हो, तो फिर उसको 1250 रुपया पर मंथ मिलेगा। ठीक है, और यदि वो पीजी कर रही हो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हो, तो उसको क्या मिलेगा? हर महीने 2500 पर महीने रुपए मिलेंगे। ये निजुत मोइना योजना के तहत कहाँ पे? असम में। असम की जो छात्राएं होंगी उनको। ठीक है, इसका लक्ष्य यही है कि महिलाओं में एजुकेशन को लेकर के ये मतलब ये भावना आए कि हमें एजुकेशन लेना है। ओके, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी होता है और अगर बात हो रही है महिलाओं के लिए तो फिर शिक्षा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर महिलाएं हमारे समाज में पीछे रहेंगी तो फिर वो समाज आगे बढ़ने वाला नहीं है। क्योंकि आप ही सोचिए, जिस समाज में 50% पुरुष है और 50% महिलाएं हैं, उस समाज की महिलाएं अगर मतलब मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगी, वो हमारे साथ कदम से कदम मिला के नहीं चलेंगी, तो फिर आपको लगता है क्या कि 50% लोगों के साथ हमारा देश आगे बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए अगर हमारे देश को ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है, तो फिर महिलाओं को भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। उनका भी जो कार्यबल है उनको भी शामिल करना पड़ेगा। ओके, तो ये योजना बहुत अच्छी है, असम की है, निजुत मोइना योजना। ठीक है, जो शिक्षा पे बल दे रही है छात्राओं के। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? आगामी महाकुंभ मेला 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप किसने लॉन्च किया है? तो बताना है कि ये लोगो और ये वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि आगामी महाकुंभ मेला 2025 का है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? सी, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। ये कौन है? ये है सीएम यूपी के, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये जो लोगो है इसमें दोस्तों अमृत कलश को दर्शाया गया है। ये अमृत कलश वही है जो हिंदू के पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन का जो कथा है
उसी से ये संबंधित है कि ये वही अमृत कलश है, उसी को दर्शाया गया है यहाँ पे लोगों में। ये जो कुंभ मेला है, ये जो कुंभ मेला है, ये दोस्तों हर 3 साल पर हमारे देश के 4 जगहों पे आयोजित किया जाता है। तो वो 4 जगह कौन कौन से हैं? एक है प्रयागराज, दूसरा है यहाँ पे हरिद्वार, उसके बाद तीसरा है नासिक, और चौथे नंबर पे कौन सा है? चौथे पे है यहाँ पे देखिए उज्जैन। ठीक है, देखिए जो ये प्रयागराज में होता है, वहाँ पे जो गंगा, यमुना और सरस्वती का जो मिलन स्थल है, वहाँ पे ये आयोजित होता है कुंभ मेला। और हरिद्वार में गंगा के तट पे होता है, और नासिक में कौन सी नदी के तट पे होता है? तो गोदावरी नदी के तट पे होता है। और ये जो उज्जैन है, यहाँ पे कौन सी नदी के तट पे होता है? शिप्रा नदी के तट पर। तो ये नदियाँ और ये जगह हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हर 3 साल पे होता है कुंभ मेला। और ये सोचिए 3 साल यानी कि 3 चौको 12 साल, और हर 12 साल पे क्या होता है? महाकुंभ होता है। यानी कि हर साल पे कुंभ होता है, और हर 3 साल पे कुंभ होता है, और हर 12 साल पे महाकुंभ होता है। ठीक है, तो जगह आपको पता होना चाहिए, और 3-3 साल पे होता है, और महाकुंभ 12 साल पे होता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है महाकुंभ। ये जो कुंभ मेला है दोस्तों, ये यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया है? सांस्कृतिक विरासत, यहाँ पे लिखते हैं सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्राप्त किया हुआ है। यानी कि यूनेस्को ने भी कुंभ मेला को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया हुआ है। ये किस सन में दिया हुआ है? ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में पूछ सकता है कि कुंभ मेला को यूनेस्को के द्वारा कब सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया था? तो कौन सा ईयर है वो? 2017 में। 2017 में दिया गया था सांस्कृतिक विरासत का दर्जा कुंभ मेले को। ठीक है, तो याद रखिएगा, योगी आदित्यनाथ जी ने इसका लोगो लॉन्च किया है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो बताना है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में जो 2024 का है, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है। यानी कि ये कौन सी रैंकिंग की बात कर रहा है? कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इसकी बात कर रहा है। ये बताना है कि क्या रैंकिंग है भारत की इसमें। तो दोस्तों कितनी है 2024 में? डी 39 है। कितना है? 39 है। ये जो इंडेक्स है, ये किसके द्वारा मतलब जारी किया जाता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, देखिए 2024 में भारत की रैंकिंग 39 है, और इससे पहले 2023 में कितना था? 40 था। यानी कि एक रैंक का सुधार हुआ है। दोस्तों ये जो जितनी रैंकिंग होती है ना, रैंकिंग में आपका जितना रैंकिंग कम होता है उतना अच्छी बात होती है। तो 1 अंक का सुधार हुआ है भारत की रैंकिंग में। ओके, हमने अभी कुछ दिन पहले देखा था एक दूसरे इंडेक्स के बारे में, तो वो था नवाचार सूचकांक, यानी कि इनोवेशन इंडेक्स। तो उसमें हमने देखा था 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो वहाँ भी 39 है। तो ये जो दोनों सूचकांक है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 39 है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दोनों ये सूचकांक हमें पता होना चाहिए। ये जो सूचकांक है इसकी शुरुआत हुई थी सन 2004 से। ठीक है, मतलब 2004 से ही ये सूचकांक जारी किया जा रहा है लगातार विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? किस संगठन ने राष्ट्रीय कृषि संहिता यानी कि NAC तैयार की है? किस पे? राष्ट्रीय कृषि पे संहिता किसके द्वारा, किस संगठन के द्वारा तैयार किया गया, ये आपको बताना है। तो सामने आपके ऑप्शन है, तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? सी, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा, यानी कि BIS के द्वारा ये तैयार किया गया है राष्ट्रीय कृषि संहिता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न आने ही वाला है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें जो दोस्तों ये NAC है, इसमें जो फसल चयन से लेकर के और जो कटाई तक का जो पूरा कार्य होता है वो ये कवर करेगा राष्ट्रीय कृषि संहिता। ठीक है, इसमें 2 तरह के भाग हैं। ये जो NAC है इसमें 2 तरह के भाग हैं। इसमें जो पहला भाग है उसमें एक विशिष्ट मानक है, विशिष्ट मानक।
और दूसरा जो है वो है सामान्य मानक। सामान्य मानक, तो ये जो विशिष्ट मानक है इसमें जो भी धान गेहूँ उसके बाद तिलहन व दाल, यानी कि धान गेहूँ तिलहन और दाल की जो मानक होगी वो विशिष्ट मानक में मानी जाएगी। और इसके अलावा जो अन्य सभी फसल हैं वो सामान्य मानक में मापे जाएंगे राष्ट्रीय कृषि संहिता के द्वारा, जो तैयार किया गया है भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। ठीक है, इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है, ये जो एनएसी बनाया गया है राष्ट्रीय कृषि संहिता, इसका उद्देश्य ये है कि कृषि में मतलब कृषि में किसानों को लेकर के और जो विश्वविद्यालय में जो उसकी पढ़ाई होती है कृषि से रिलेटेड उसको, और जो अधिकारी है उनको कृषि के बारे में मार्गदर्शन दिया जाए। तो इसीलिए ये संहिता तैयार की गई है भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। ठीक है, इससे कृषि में प्रबंधन बढ़ेगा, जो स्थिरता होती है फसलों को लेकर के वो बढ़ेगी, नेचुरल फार्मिंग जो होती है नेचुरल फार्मिंग उसमें बढ़ोतरी होगा, साथ ही साथ जो जैविक खेती होती है, जैविक खेती जो होती है, जो ये नेचुरल फार्मिंग और जैविक खेती ये दोनों पर्यावरण के लिए और साथ ही साथ फसल के लिए, वहाँ की मिट्टी के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो ये सब चीज़ें कवर करेगा राष्ट्रीय कृषि संहिता। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे जो भारतीय कृषि है भारतीय कृषि है जो उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा, यानी कि बूस्ट मिलेगा, उसको सुधार आएगा भारतीय कृषि में। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि संहिता भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, क्वाड देशों के बीच कहाँ समुद्री अभ्यास मालाबार एक्सरसाइज शुरू होगा। तो बताना है कि ये मालाबार जो एक्सरसाइज है क्वाड देशों के बीच में ये कहाँ पे शुरू होगा। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो दोस्तों कहाँ पे शुरू होगा, सी विशाखापट्टनम में। कहाँ पे, विशाखापट्टनम में, यानी कि आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में शुरू होगा ये अभ्यास मालाबार, जो कि क्वाड देशों के बीच में होता है। ये दोस्तों जो क्वाड है, ये क्वाड, इसमें कौन कौन से देश हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि कितने देश हैं, तो 4 देश हैं क्वाड में। कौन कौन से हैं, एक तो है यूएसए, दूसरा है जापान, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद है अपना प्यारा भारत। तो ये 4 देश मिलकर के क्वाड बनाते हैं, जो कि 4 देशों का समूह है। ये इसका आइडिया कहाँ से आया था कि हमें क्वाड बनाना चाहिए, ये आइडिया आया था जो जापान के पीएम थे, कौन, शिंजो आबे जी। शिंजो आबे जी ने कब ये डिसाइड किया था कि हमें ये क्वाड देश समूह बनाना चाहिए। तो ये हुआ था दोस्तों 2007 में। 2007 में प्लान बना कि हमें क्वाड बनाना चाहिए, तो फिर बनाया गया। ठीक है, तो एग्जाम में अगर ये भी पूछे कि किस देश के पीएम ने सजेस्ट किया था, तो जापान के शिंजो आबे ने। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये क्वाड बनाया क्यों गया, इससे फ़ायदा क्या होगा। जो भी हिंद और प्रशांत, यानी कि जो भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र है वहाँ पे स्थिरता स्टेबिलिटी मेंटेन करना है, वहाँ पे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है और आपस में कोऑपरेट करना है कि वहाँ पे व्यापार कैसा होगा, वहाँ पे जहाज़ों का आवागमन कैसे होगा, वो इन सब पे फोकस रहेगा क्वाड देशों का। तो इसका स्थापना हुआ था 2007 में। तो ये तो जो क्वाड के देश हैं उनका कहना होता है कि हम हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है वहाँ पे स्थिरता, रक्षा, सहयोग ये सब पे ध्यान देंगे। बट क्यों ऐसा मतलब न्यूज़ में रहता है ये, क्योंकि चीन को इससे ऑब्जेक्शन है। चीन कहता है कि आप लोग ठीक है हवा में बातें करते हो कि हम स्थिरता, रक्षा, सहयोग की बात करेंगे, बट रियलिटी में आपका मेन मोटो ये है कि आप हमारे ऊपर नज़र रखना चाहते हो। तो ये चीन इस चीज़ को हमेशा अपोज करता है कि ये क्वाड जो बना है ये हमारे खिलाफ बना हुआ है। तो ऐसा चर्चा में चलता रहता है, तो चलने दीजिए, हमें बस ध्यान देना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय तीरंदाज ने रिकर्व अंडर 18 महिला टीम वर्ग में रजत पदक जीता है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको बताना है कि एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप जो 2024 की हो रही है उसमें किस भारतीय तीरंदाज ने अंडर 18 महिला का जो वर्ग है उसमें रजत पदक जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, तो किसने जीता है दोस्तों, वैष्णवी पवार जी ने। किसने, वैष्णवी पवार जी ने जीता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन तो सीधे बिल्कुल ऐसे ही आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है, और यहाँ से 2-3 तरह से प्रश्न घुमा फिरा के बन सकते हैं। तो वो कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रश्न ऐसे बनेगा कि एशियाई युवा
तीरंदाजी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस जगह पे हुआ है, किस देश में हुआ है? पहला प्रश्न ये बनेगा। तो ये हुआ है ताइवान में। ठीक है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ऐसे बनेगा कि हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी वैष्णवी परवार जी का संबंध किस खेल से है? तो इनके बारे में जो खेल है वो पूछ देगा। तो ये तीरंदाजी से संबंधित है। दूसरा प्रश्न यहाँ ऐसे बनेगा। और तीसरा प्रश्न यहाँ से ऐसे बनेगा कि हाल ही में भारतीय तीरंदाज वैष्णवी पवार जी ने एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर करके बनने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। और यदि यहाँ से सबसे टफ क्वेश्चन बनेगा तो ये पूछ देगा कि वो किस कैटेगरी में जीती हैं, अंडर 16 में, अंडर 18 में, अंडर 20 में, तो अंडर 18 में। पर ये वाला क्वेश्चन जब बनेगा तो ये सबसे टफ क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन तो बन ही सकता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी कि BCCL के 51 सौर ऊर्जा संयंत्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बताना है कि कहाँ पे 51 सौर ऊर्जा संयंत्रों का उद्घाटन किया गया है, जो कि भारत के कोकिंग कोल लिमिटेड का है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो दोस्तों कहाँ पे किया गया है? झारखंड में किया गया है। कहाँ पे? झारखंड में किया गया है। दोस्तों ये जो सौर ऊर्जा संयंत्र है ये क्या है? जो छत पे जो सोलर पैनल लगते हैं उसकी बात हो रही है। तो ये जो कोकिंग कोल लिमिटेड है इसके जो संयंत्र है वहाँ पे 51, उस पर छत पे सोलर पैनल लगाया गया है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में आ सकता है कि कितने, ये भी पूछ सकता है कितने, तो 51 कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है, देखिए सोलर पैनल की बात हो रही है क्योंकि दोस्तों जो हमारा देश है उसका लक्ष्य है कि नेट जीरो कार्बन प्राप्त किया जाए। तो इसीलिए सब फोकस किस पे है कि सोलर पैनल हम लोग लगवाएं। सोलर पैनल पे ज़्यादा फोकस है नेट जीरो कार्बन करने के लिए। ये नेट जीरो कार्बन होता क्या है? नेट जीरो कार्बन में ऐसा मतलब नहीं है कि अब हम जो कार्बन का उत्सर्जन करते हैं वो जीरो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं कभी कि जीरो हो जाए। नेट जीरो का मतलब ये होता है कि जितना हम उत्पादन करते हैं उतना हम किसी तरह से उसको अवशोषित कर लें, कहीं उसको इकट्ठा कर लें। तो यानी कि जितना हमने प्रोड्यूस किया उतना हमने रिजर्व भी कर लिया, तो वो हो गया जीरो। तो वो बात होती है नेट जीरो कार्बन की। ठीक है, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आपको बताना है कि भारत का लक्ष्य किस साल तक यानी कि कौन से सन तक का लक्ष्य है कि हम नेट जीरो कार्बन अचीव कर लेंगे। ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट करिएगा ज़रूर आप लोग। ओके, आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपका जो ये रूटीन है वो अच्छा बना रहेगा कि हम पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, हम टैकल कर रहे हैं क्वेश्चन को यहाँ पे भी। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कब तक का लक्ष्य है, किस ईयर तक का। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और जान लीजिए, हमारे देश के प्रेजेंट टाइम में कोयला एवं खनन राज्य मंत्री कौन है? तो कौन है इस समय? इस समय है श्री सतीश चंद्र दुबे जी हैं। ये हमारे देश के प्रेजेंट टाइम में कोयला एवं खनन राज्य मंत्री हैं। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है झारखंड की। तो झारखंड के बारे में आपको पता होगा कि झारखंड की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 15 नवंबर को सन 2000 में। ठीक है, इसको बिहार से अलग करके एक नए राज्य का दर्जा दिया गया था झारखंड को। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में इसके सीएम कौन है? सीएम है हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन जी यहाँ के प्रेजेंट टाइम में सीएम है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है दोस्तों संतोष गंगवार जी, गंगवार। ठीक है, ये है यहाँ के राज्यपाल और सीएम है हेमंत सोरेन। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? बताना है आपको कि चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है इस साल 2024 में। तो सामने आपके ऑप्शन है, तो किसने जीता है दोस्तों? कोको गॉफ ने। किसने? कोको गॉफ ने जीता है। देखिए ये है कहाँ की? यूएसए की है। किसको हराया है इन्होंने फाइनल में? चेक गणराज्य चेक गणराज्य की जो खिलाड़ी थी उनका नाम है कैरोलिन मुचोवा।
इनको हरा करके ये खिताब जीती हैं कोको गॉफ, जो कि यूएसए की हैं। चेक गणराज्य के खिलाड़ी को हरा करके ये जीती हैं। चाइना ओपन टेनिस का टूर्नामेंट जो हुआ है ये हुआ है चीन के बीजिंग में। कहाँ हुआ है? चीन के बीजिंग में हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि कहाँ पे हुआ है, तो बीजिंग में हुआ है, चीन में। ठीक है, तो किसने जीता है? कोको गॉफ ने। आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी कोको गॉफ जी का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। ठीक है, किससे है? टेनिस से है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन फर्स्ट टीएस की तैनाती किस देश में की है? तो बताना है कि कहाँ पे इसकी तैनाती की गई है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, कहाँ पे किया गया है? ए, ओमान में किया गया है। कहाँ पे? ओमान में। ये जो प्रशिक्षण है, इस प्रशिक्षण में भारत और ओमान के बीच में जो समुद्री क्षेत्र होते हैं उसमें जो मौजूदा प्रेजेंट टाइम में रक्षा संबंध जो होते हैं और जो कूटनीति होती है समुद्रों में, उस पर चर्चा होगी और उसको मजबूत बनाने की बात की जाएगी इस प्रशिक्षण में, जो कि ओमान में हो रही है। ओमान की राजधानी, ओमान की राजधानी ये कहाँ पे है? तो ये है मस्कट में है। कहाँ पे है? मस्कट में है। कि मुद्रा क्या है? मुद्रा है दोस्तों रियाल। क्या है? रियाल है। राजधानी मस्कट और मुद्रा रियाल। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये कौन सा अभियान है दोस्तों? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है। तो बताना है कि किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो सामने आपके ऑप्शन है दोस्तों, कहाँ पे शुरू हुआ है? यूपी में शुरू हुआ है। कहाँ पे? यूपी में शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इसमें मोटो क्या है? लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य ये है कि जो यहाँ के युवा हैं उनको स्वरोजगार के लिए आगे बढ़ाया जाए, उनको प्रेरित किया जाए कि आप खुद से रोजगार करिए। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए 5 लाख तक पैसे प्रोवाइड किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। यदि आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है खुद से, तो आप 5 लाख तक का पूंजी अगर लगाना चाहते हो तो आपको भारत सरकार आपको देगी। ठीक है, और यदि आपने इस ऋण को, इस लोन को टाइम रहते हुए पेमेंट अगर कर देते हैं तो फिर आपको सरकार 7.5 लाख रुपए फिर से बिल्कुल तैयार रहेगी देने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बार मिलेगा आपको 5 लाख, उसके बाद आपको 7.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार रहेगी। बट इसमें शर्त है कि जब आप ये 5 लाख लोन लोगे तो फिर आप बिजनेस जो करोगे वो 5 लाख से ऊपर तक का ही बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 लाख लेकर के कुछ पैसा आप अपने पास रख लिए, तो ये चीज़ बिल्कुल मतलब ये नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये आपको स्वरोजगार करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के द्वारा, जो कि यूपी में चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यूपी में। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे अच्छी वीडियो हमेशा अपलोड करते रहते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे आपको हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।